हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन के इस गुरुकुल में। तो आज हम लोग मैथ और साइंस के पेडागोजी के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना रहती है। सीटेट और यूपीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का सोच को मैथमेटाइजेशन करना है, यानी गणितीयकरण करना है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको व्याख्या बता देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी 2005 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो है बच्चों के विचार की गणितीयकरण करना है, मतलब मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग करना है, न कि केवल सूत्र रटाना है। ठीक है, और ये सीटेट 2023 में पूछा भी जा चुका है। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 है, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के अनुसार जब बच्चा आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचानता है तो किसका स्तर है? तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो विजुअलाइजेशन, जिसको चक्षुषीकरण बोलते हैं। तो स्तर 0। आप जानते होंगे वैन हीले टोटल 5 स्तर हैं, 0 से लेके और टोटल 4 तक। 0 1 2 3 4, ये टोटल कितने हो गए? 5 स्तर हो गए। सबसे जो पहला है जीरो वाला विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चा ज्यामिति के आधार पर देख के आकृति को पहचानता है। ये सीटेट जनवरी 2024 में आ चुका है। 3 है, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आप ध्यान देंगे जो अबेकस होता है, अगर ये प्लेस वैल्यू के सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद डाउन्स ब्लॉक भी बेस्ट माना जाता है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो अबेकस और डाउन्स ब्लॉक होते हैं, दोनों स्थानीय मान जोड़ घटाव सिखाने के लिए किया जाता है। ये बेस्ट होता है, मतलब मूर्त रूप से सिखाने के लिए। ये आपके यूपीटेट 2021 में आ चुका है। और ये ध्यान रखिएगा डाउन्स ब्लॉक में टोटल 10 ब्लॉक होते हैं, ये भी पूछ देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो जियो बोर्ड का उपयोग 2D आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में सिखाया जाता है। सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए शिक्षण अधिगम साधन सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो आप ध्यान दें ग्रिड पेपर जो होता है, ग्राफ पेपर है, सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें आप पॉइंट वैल्यू को आसानी से रख सकते हैं, एक एक पॉइंट को, और आसानी से समझाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गणित की अपनी भाषा होती है, ये सही है। गणित अमूर्त की अवधारणाओं पर आधारित है, ये भी सही है। उसके बाद गणित में डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है, ये भी सही है। गणित पूरी तरह से व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, ये गलत है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान मॉडल का पहला कदम क्या है? तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे, समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित में त्रुटियों की क्या भूमिका निभाती है? तो गणित में जो त्रुटियां होती है वे सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पता चलता है कि बच्चों की सोच क्या है, कहाँ गलतियां कर रहा है, क्या सुधार करना है। तो त्रुटियां सही मानी जाती है, इसको सुधार देकर उसमें बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग ढाला जाता है। इसमें यहाँ सुधार करना है, बच्चा ऐसे सीखेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार गणित में गलतियों को समझने का एक अवसर है, विंडो है, जो कि बच्चा अवधारणा के लिए किस प्रकार समझ रहा है। नंबर 9 है, न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण में 5 चरण है। एक बच्चा शाब्दिक समस्या को पढ़ लेता है लेकिन समझ नहीं पाता कि कौन सा ऑप्शन करना है, वह किस चरण में विफल रहा है। तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो अवबोधन यानी कंप्रीहेंशन, समझ में विफल हो रहा है। अब इसके बारे में आपको बताता चलूं कि न्यूमैन के जो 5 चरण है, इसमें सबसे पहला है रीडिंग। रीडिंग के बाद है कंप्रीहेंशन, जिसको समझना बोलते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको गणितीय रूप में बदलना बोलते हैं। फिर प्रोसेस, और फिर एनकोडिंग। तो बच्चा या अवबोधन कंप्रीहेंशन में अटका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गणित में शिक्षण में आगमन यानी इंडक्टिव मेथड का क्या अर्थ है? तो इंडक्टिव मेथड का अर्थ है विशिष्ट उदाहरणों से समान नियम की ओर जाना, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निगमन विधि का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो आप ध्यान देंगे दिए गए नियमों और सूत्रों के उपयोग करके समस्या को हल करना। कक्षा 3 के एक छात्र ने 16 इंटू 25 मल्टीप्लाई इस प्रकार हल किया है कि आप ध्यान देंगे कि इसने 16 इंटू 25 इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे ही 14 इंटू 10, 400 लाया है। तो छात्र ने किस नियम का उपयोग किया है? तो आप ध्यान देंगे ये जो है वो साचार्य और क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया है। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ आप पढ़े होंगे, आपको पता होना चाहिए। आप जो पढ़े होंगे ए प्लस बी बराबर बी इक्वल टू ए, ऐसे ही आप देखे होंगे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में कि ए प्लस बी, इसको मैं बता देता हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये नियम का पालन करके इन्होंने इसको सॉल्व किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गणित में खुले सिरे वाले प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि बच्चों के अपसारी चिंतन और कई समाधान सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पे रेशियो और प्रोपोर्शन को शामिल नहीं करने के लिए बताया गया है। इसका तर्क क्या है आपको बता देते हैं।
ई अनुपात और समानुपात अमूर्त और जटिल अवधारणा है जिन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, न कि प्राथमिक स्तर पे। एनसीईआरटी 2005 में ऐसा कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, संरचनावादी गणित कक्षा की विशेषता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि बच्चों को विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके अपने समझ को खुद अवसर दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी संरचनावादी गणित शिक्षा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। समस्या समाधान विधि, इसमें समय कम लगता है, सिलेबस जल्दी पूरा होता है, गलत होता है। इसमें जब पूछते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, सिलेबस जल्दी पूरा नहीं होता है। बाकी शिक्षा केंद्रित सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है, ये भी सही है। ये तार्किक सोच को बढ़ाती है, ये भी सही है। बट ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत दिया है, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों की अवधारणा को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कागज को मोड़ने की गतिविधियां, वृत्ताकार कटआउट, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रूब्रिक्स का उपयोग गणित में किसके लिए किया जाता है? तो रूब्रिक्स का उपयोग जो है वो मूल्यांकन के लिए, स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने के, निष्पक्ष फीडबैक को देने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सम्मति की अवधारणा सिखाने के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो सिमेट्री यानी सममिति के लिए डॉट पेपर यानी बिंदु शीट सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणितीय चिंता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट गणित की अमूर्त प्रकृति और दंड आधारित शिक्षण, इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, एफएक्टिव फैक्टर इन मैथ यही होता है। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्रफल और परिमाप के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले धागे के टुकड़े और वर्गाकार ग्रिड की पत्तियों का उपयोग करके समझाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जब मूर्त रूप से सामने देखेंगे कि धागा का टुकड़ा है, ये वर्गाकार ग्रिड है, पत्तियां हैं, तो उससे आपको क्षेत्रफल और परिमाप अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को सीखने की कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना, यानी लर्निंग गैप्स की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यानी निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग का आधार होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, गणित शिक्षण का संकरा उद्देश्य एनसीईआरटी 2005 के अनुसार क्या है? तो आप ध्यान देंगे, रोजगार जो योग्य वयस्कों को तैयार करने के लिए संख्यात्मक कौशल विकसित करना, यही है एक नैरो एम है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। एक बच्चे को 1/3 और 1/4 में से पहचानने को कहा गया है कि बड़ा कौन है, तो उसने पहचान लिया कि 1/4 बड़ा है, और उसने तर्क दिया कि 4 बड़ा है, तो इसलिए 1/4 भी बड़ा होगा। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें आपको करना क्या चाहिए कि कागज मोड़ने की गतिविधि या भिन्न डिस्क, जैसे कि फ्रैक्शन डिस्क का उपयोग करके दृश्य रूप में दिखाना चाहिए कि कैसे 1/4 छोटा है, 1/3 बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो ऑप्शन बी, विज्ञान अस्थायी और हमेशा सुधार के लिए खुला है, ये सबसे सटीक प्रकृति है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो छात्रों के वैज्ञानिक स्वभाव, जिज्ञासा और तर्कशीलता को विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विज्ञान के पाठ्यक्रम में संज्ञानात्मक वैधता यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या अर्थ है? तो आप ध्यान देंगे, सामग्री बच्चों के उम्र और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, विज्ञान के पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता का उद्देश्य क्या है? तो यह बताना कि विज्ञान कैसे समय से विकसित हुआ, या एक सामाजिक उद्यम है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, विज्ञान प्रक्रिया कौशल में अवलोकन और अनुमान में क्या अंतर है? तो अवलोकन 5 इंद्रियों का होता है, अनुमान उस अवलोकन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष होता है, तो अंतर में यही है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विज्ञान शिक्षक बच्चों से कहता है कि अगर पृथ्वी पर घर्षण न हो तो क्या होगा, या किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड प्रश्न, मतलब खुले वाले प्रश्न में सोचने के लिए, तर्क के लिए आपको खुले हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी जवाब दे सकते हैं, कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, रचनावादी विज्ञान शिक्षण को 5E मॉडल का सही क्रम क्या है? तो आप ध्यान देंगे, 5E मॉडल में पहले इंगेज आता है, इंगेज के बाद फिर एक्सप्लोर करना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है, फिर इलेबोरेट करना है, और लास्ट में इवेलुएट करना है। ठीक है, तो क्रम आप ध्यान रखेंगे, पहले संलग्न करना, फिर अन्वेषण करना, फिर व्याख्या करना, फिर विस्तार करना, फिर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन लास्ट में आएगा, संलग्न पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी के प्रैग्मैटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है विज्ञान की परियोजना विधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के जनक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, H.E. आर्मस्ट्रांग जो है, इन्होंने ही ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी। ह्यूरिस्को का अर्थ ही होता है मैं खोजता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 35 है, विज्ञान मेलों और प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक प्रयोगशीलता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, विज्ञान में आगमन विधि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो छात्र विभिन्न वस्तुओं को पानी में डालते हैं, देखते हैं कि कौन सी तैरती है और फिर घनत्व के नियम को बताते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक विज्ञान शिक्षक के रूप में भोजन का संरक्षण पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो छात्रों के विभिन्न खाद्य संरक्षण तकनीकों को घर पर आजमाने और रिपोर्ट बनाने के लिए कहना। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विज्ञान मूल्यांकन में एनेक्डोटल क्या होता है? तो ये होता है विशिष्ट घटनाओं या व्यवहारों को एक संक्षिप्त लिखित वर्णनात्मक रिकॉर्ड जो शिक्षक को समय समय पर लिया जाता है, इसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक खुले सिरे वाला प्रश्न विज्ञान का प्रश्न है? तो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? यदि प्लास्टिक का आविष्कार ना हुआ तो होता तो फिर हमारा जीवन कैसा होता? और प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? देखिए, पत्तियों का हरा रंग क्या होता है? तो नॉर्मल है, वन आंसर होगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको पता होगा, एक सिंपल आंसर है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है क्या है? ये भी आप बता देंगे। बट प्लास्टिक का आविष्कार ना हुआ होता तो क्या होता? या जीवन हमारा कैसा होता? ये डाइवर्जेंट थिंकिंग टाइप का है, हम सोचेंगे इसमें कहाँ तक हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 है, विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन बी है, छात्रों में स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा में एक चुंबक और विभिन्न सामग्रियां लाता है और बच्चों से उन्हें अलग करने को कहता है, किस प्रकार की प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है? तो ये वर्गीकरण को बढ़ावा देता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान की अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया से जोड़कर प्रत्यक्ष अनुभव देना, यही जो होता है वो फील्ड ट्रिप का मेन मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी है, शैक्षणिक सत्र के अंत में छात्रों के समग्र उपलब्धि और ग्रेड निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक बच्चों को बीजों के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकताओं पर परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग डिजाइन करने को करता है, इसके पानी की मात्रा क्या है? तो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 पे एनसीए 2005 के अनुसार पर्यावरणीय वैधता का विज्ञान शिक्षा में क्या अर्थ है? तो विज्ञान की अवधारणा को छात्र के स्थानीय पर्यावरण और वास्तविक जीवन के मुद्दों से जोड़ना। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर, विज्ञान अधिगम में संकल्पना मानचित्र का उपयोग क्या है? तो ये हो जाएगा छात्रों की अवधारणाओं के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन कंसेप्ट और हियरकी देखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 47, विज्ञान में समस्या समाधान दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये है, ये छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, एक विज्ञान शिक्षक के रूप में यदि छात्र कक्षा में किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर गलत अवधारणा व्यक्त करते हैं तो आप क्या करेंगे? अब चार ऑप्शन रहेंगे, इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें गतिविधियों और प्रयोग करने देंगे जो उन्हें गलत धारणा को चुनौती दे। 49 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसमें छात्रों को अपने हाथों से प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है प्रदर्शन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक साक्षरता का प्राप्त करना है। यह वैज्ञानिक साक्षरता का क्या अर्थ है? तो ये दैनिक जीवन के निर्णय लेने और सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस करने के लिए वैज्ञानिक का उपयोग करना, वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, बाकी ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।